जय हिंद। चलिए, हम लोग बिहार इतिहास को देख रहे थे और बिहार के हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? महाजनपद को देख रहे थे। हम लोगों ने पहले प्राचीन को भी स्टार्ट किया है और प्राचीन में हमने पाषाण काल को ख़त्म किया। सिंधु घाटी सभ्यता तो कोई साक्ष्य नहीं। वैदिक सभ्यता से हमें आर्यों के बारे में देखने को मिला, जो कि सबसे पहले कहाँ आए थे? मध्य एशिया से भारत में। बिहार में सबसे पहले उत्तर बिहार के कौन सा क्षेत्र में? विदेह। आज वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है वो? मिथिला है। बताइए, ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया है? कीकट का मतलब छोटे जाति ना। और इसका राजा कौन था जी? विदेह का। महाकाव्य के रामायण में उसमें किसको वो मिला गया है? मतलब किसको? जनक को बनाया गया है। ये महाजनपद से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, महाजनपद हम बताए थे, याद है? महाजनपद का मतलब जी, जब वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता होती थी, उस वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता के बाद लोग फिर से इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। जब लोग इकट्ठा होना हुआ, एक जगह फिर से एक जगह रहना स्टार्ट किया, तो उसको क्या कहा गया? एक जगह जब रहना स्टार्ट किया गया, उसको क्या कहा गया? कबीला। अब यही थोड़ा सा बड़ा होगा तो ग्राम, ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा तो, और इसमें और भी लोग आएगा तो इसी प्रकार कुल भारत में इस तरह से इकट्ठा जो हुए 16 जगह हुए। कितने जगह? तो भारत में कुल महाजनपद की संख्याओं, बट अपने बिहार में 3। इससे पहले हमने 16 देखा था। अच्छा, वर्तमान में 16 भारत में नहीं है। कितना है? 2 को कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान कोई और अलग नहीं था। मैंने बताया ना, अखंड भारत में अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, और भारत तो था ही। ये अखंड भारत था। आने वाला समय में फिर से अखंड भारत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं होगा जी। बहुत अच्छा दोस्त है अफगानिस्तान भारत का, पता है कि नहीं आप लोग को? हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है, बट 2 तरफ दुश्मन बैठा, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ऐसे मान जाए तो सही है, ये तो छीन लेना है लोग को, है नहीं है? मान लो जनसंख्या भारत की बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद ज़मीन भी चाहिए, तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो छीन लेना है। चल, अब वैसे अपना लेने में क्या दौरा है जी? अपना ही है ना वो। चलो यहाँ देखो, तो महाजनपद के बारे में देखें हम लोग। बिहार हिस्ट्री देख रहे थे ना। एंशिएंट की बात हो रही है आप लोग को अभी। प्राचीन, देखिए हम लोगों ने देखा था महाजनपद के बारे में। महाजनपद, ये महाजनपद जब ऋग्वेद से लोग आके एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हुए, यही महाजनपद हुआ। और भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। कुछ इस प्रकार से लगभग ये कब से शुरू हो रहा है? कब ऋग्वेद खत्म हो रहा है? 600 ईसा पूर्व यानी बीसी। जैसे ही ऋग्वेद था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, और वहां से लोग अब आना स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं? अब लोग इकट्ठा होना स्टार्ट कर रहा है, वही आगे जाके रूप लिया है महाजनपद का। अब 16 जगह लोग इकट्ठा हुए हैं, 16 जगह राजा भी बनेगा।
अब वही राजा लोग के अंदर एक अपना एक होड़ रहेगा कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, क्षेत्र को बढ़ाएं, तब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, राजा राजा लड़ना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर 16 कैसा था? सबसे ज़्यादा मैंने बताया आप लोग को था यूपी में 8। इस प्रकार आप देखोगे बिहार दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 है ना जी, राजस्थान में 1 हो गया, मध्य प्रदेश यानी एमपी में 1 हो गया। उसके बाद साउथ इंडिया ना, भारत के दक्षिण में साउथ इंडिया में भी क्या हो गया? 1 हो गया। 8 3 11 3 14, 2 गो भारत के बाहर। भारत के बाहर कितना है? 2 बाहर 2, ये 2 मिला के 16 हो जा रहा है। कौन कौन सा 2 है? तो 1 हो जाएगा कंबोज और 1 हो जाएगा, ये दोनों कहाँ पर वर्तमान में? पाकिस्तान। गंधार की राजधानी तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा। कंबोज की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी नाम सुने कभी आप लोग? हाँ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी से ही माना जाता है तक्षशिला को। और यहीं आचार्य चाणक्य जी, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हो, यहीं पर वो शिक्षा लेने गए और इतना पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर शिक्षा देने लगे थे। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और यही गंधार यानी हाटक। तो ये दोनों कहाँ पर हो जाएगा? पाकिस्तान। इसको लिखिए, इसको तो लिखवा ही दिए थे हम कल, इसको लिखवा दिए थे मैंने कल। हम लोग को अब देखना कौन सा है? बिहार के बारे में। तो कल मैंने लोकेशंस बताया था, तो अपना ऐसे कुछ बिहार बनाया जाए तो मैं दिखाऊं इस बिहार में ये बिहार है अपना, इसमें 3 है। तो 3 देखोगे ना, मैं यहाँ पहले तीनों लिख के दे रहा हूँ। पहला ये लिख लेना वज्जी, दूसरा लिख लेना मगध, तीसरा लिख लेना। थोड़ा सा यही चीज को बिहार में लोकेशन में दिखाओ कहाँ कहाँ पर है। तो वज्जी आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, वज्जी है ना। यहां देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूं इसको, यहां देखो तो मिलेगा क्या? मगध। और यहां देखोगे तो मिलेगा ये 3 ऐसे महाजनपद है जो अपने बिहार में देखने को मिला। मतलब 3 ऐसा जगह है जहां पर लोग इकट्ठा हुए, लोग अपना एक रूल रेगुलेशन बनाए, उस तरह से चलते गए, किसी एक इंसान को काबिल समझा, उसको राजा का पद दिया और उसके हिसाब से उसको चलाना स्टार्ट किया। तब राजा अपना सेना तैयार कर रहा, धीरे धीरे उसको क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करेगा और बढ़ा के दूसरे से लड़ाई करने का प्रयास करेगा। हम लोग वहाँ पर भी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर लोकेशन मैंने दिखाया कि बिहार के मैप में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। राज्य बोला, डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछा जाता है। तो वज्जी देखो मैंने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर कौन कौन से जिला हो सकता है? यहाँ पर जिला होगा वैशाली और मुजफ्फरपुर। ये कुछ 2 प्रमुख जिला थे जहां पर वज्जी महाजनपद था। वर्तमान में हम लोग देखें तो ये जिला देखने को मिलता है। अंग की बात करोगे तो यहाँ मुंगेर और कौन सा हो जाएगा? भागलपुर। और इस मगध की बात करोगे कि सबसे बड़ा मगध ही था। इस 16 में से सबसे बड़ा आगे जाके कौन हो रहा है?
मगध। और यही जाके आगे बहुत बड़ा विस्तार एक इतिहास का रूप लेता है। अशोक पढ़ते हो इसी में, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हो, गुप्त वंश इसी में पढ़ते हो, मौर्य वंश पढ़ते हो, हर चीज़ आपको मगध, क्योंकि मगध एक ऐसा राज्य मतलब साम्राज्य आएगा, मगध महाजनपद आएगा जिसमें राजा बहुत ज़्यादा योग्य आएंगे, हर क्षेत्र को जीतने का प्रयास करिएगा, जीतते भी हैं और उसको मिलाते भी हैं। और यही नहीं, मगध जाके उड़ीसा के एक कटक से लेके अटक तक, बताएं कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और अटक कहाँ पड़ता है? मतलब इस अफगानिस्तान में। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक अपना साम्राज्य को फैलाया, अफगानिस्तान तक फैलाया था। सम्राट अशोक की काम थी वो उसने किया हुआ था। तो मगध में देखा जाए तो मेन देखा जाए, पटना कर लेना, नालंदा कर ले सकते हो, गया जी कर सकते हो, बाकी ये नीचे वाला एरिया पूरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दे देना। अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, तो ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं। तो बाकी ये ऐसे जिले हैं, इसको बनाओ फास्ट। बना लिए थे आप तो, कल बनाए थे आप लोग। एक बार थोड़ा सा फास्ट इसको लिख लो 2 मिनट में। उसके बाद एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहले वज्जी को उठाते हैं, फिर अंग को उठाते हैं, फिर मगध को उठाते हैं। मैंने ये भी कल बताया था कि बिहार में कुल 5 भाषा बोले जाते हैं। बिहार में कुल कितने भाषा बोले जाते हैं? बिहार में कुल 5 भाषा बोला जाएगा। कौन कौन सा भाषा होगा? पहला भोजपुरी बोलना, मगही, भोजपुरी तो इधर बोला जाता है, रोहतास होता है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा, इधर भी बोला जाता है, कैमूर में भी अपना बोला ही जाता है ना, घर में तो भोजपुरी ही यूज करते होगा जी। मगही आपको गया जी में, गया में मगही बोला जाता है। उसके बाद एक हो जाएगा मधुबनी ना, तो मधुबनी जिला के साइड मिथिला में कौन सा बोला जाता है? मधुबनी। और यहाँ बोला जाता है वज्जी का, बहुत कम बोला जाता है बट है वज्जी का। और अंग में क्या हो जाएगा? इसको ध्यान रखिएगा, ये 5 भाषा अपने बिहार में बोली जाती है, ज़्यादातर यही है, ये 3, ये बहुत कम बोला जाता है इसको। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। महाजनपद बिहार में हमने देखा कहाँ कहाँ पर है। अब एक महाजनपद को उठाते हैं, किसको? वज्जी को। वज्जी को समझते हैं, इरेज किया जाए, लिख लो बाबू। देखिए टॉपिक दीजिए, वज्जी महाजनपद। वज्जी कहाँ था जी? वज्जी महाजनपद तो वज्जी महाजनपद को देखा जाए तो सबसे पहले इसकी राजधानी बनाया जाता है। राजधानी पूछेगा तो राजधानी कहाँ बनाया जी? तो कहेंगे वैशाली बनाया गया था। पूछा जाए वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ बनाया गया? वैशाली जिला को बनाया गया। हाँ। दूसरा, इसका विस्तार देखा जाए, इसका विस्तार देखा जाए तो कौन कौन से जिला में? 2, वैशाली और क्या बोलेंगे? मुजफ्फरपुर। ये 2 जिला में देखने को मिला था। वज्जी महाजनपद में देखा जाए तो इतिहास में इससे रिलेटेड और भी कुछ घटनाएं हैं, जैसे महावीर स्वामी जी, नाम सुने होंगे,
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैसे ना बौद्ध धर्म में उनको बोला जाता है ना भिक्षु। हैं? क्या जैन? जैन में भिक्षु बोलते हैं? हाँ सुनिए पहले, हाँ जैन के ही महावीर स्वामी थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में जो उनके शिष्य होते थे या फिर जो उनके ज्ञान को प्राप्त करते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, भिक्षु। और वही जैन धर्म में जो होता था, जैन में तीर्थंकर भगवान जो होते थे ना, बौद्धिस्ट लोग, जैसे बौद्ध धर्म में भिक्षु वगैरह कह रहा है, वहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है तीर्थंकर। क्या कह रहा था? तीर्थंकर शब्द किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। तो 24वें जो थे, लगभग 24 ही जैन धर्म में भगवान को माना जाता है। कुल कितने? 24। पहले आपके कौन से थे? पहले कौन से यहाँ पर थे बताओ तो, ध्यान आ रहा है आप लोग को? हाँ 23वें नंबर का थे वो, पार्श्वनाथ 23वें झारखंड में थे, वो 23वें नंबर का। चलो याद आता तो मैं बताता हूँ। पहले नंबर के थे और उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। तो हाँ नहीं ऋषभदेव भी नहीं थे, 5वें या 3रे होंगे ऋषभदेव। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब मुझे याद आता तो मैं बताऊँगा, अभी जस्ट थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा। यहाँ पर ध्यान दें तो वज्जी महाजनपद से रिलेटेड एक इतिहास घटित घटनाएं हैं। आपका महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? इसी वैशाली में, बिहार के, तो आपको ध्यान रखना है। तो यही बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली जिला, कौन सा जिला? इस जिला में एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। ध्यान है आप लोग को? पढ़े होंगे अपने बुक में, होगा कुंडग्राम। और यहीं पर जन्म होता है किसका? महावीर स्वामी जी का। लगभग 540 ईसा पूर्व। डेट से उतना मतलब है नहीं, बस आपको प्लेस ध्यान में रखना है। तो बिहार के वैशाली जिला में कुंडग्राम स्थान पे ही महावीर स्वामी जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इतनी बातें हम लोग को किस में देखना है? वज्जी। आगे फिर से वज्जी की बात होगी, इसी वज्जी को फिर से मिला लिया जाएगा। आगे जो युग आएगा ना, तो कोशिश करेगा ना जीत लिया जाए, तो इसको जीत लिया जाता है। तो दूसरा हम लोग देखा जाए, दूसरा देखा जाए कौन सा हो जाएगा? अंग। कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद हो जाएगा। सबसे पहले बोला जाए इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी की बात की जाए, अंग की राजधानी कहाँ बनाया गया? हाँ? मतलब उसमें वैशाली पहले तो इसमें वैसे हो जाएगा चंपा। देख लो नाम कितना बढ़िया है, चंपा। चंपा चमेली छुपके अकेली, पहली है ऐसे, तो चंपा हो जाएगी। कौन हो जाएगी जी? चंपा। दूसरा देखा जाए, यहाँ पर विस्तार देखा जाए, विस्तार देखा जाए तो 2 जिला मैंने बताया, कौन कौन सा? मुंगेर, मुंगेर और भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर। अंग महाजनपद से रिलेटेड एक चीज को याद रखना, जैसे इतनी बातें यहाँ पर देखिए, इतनी बातें यहाँ देखिए। यहाँ पर क्या है? इतिहास से रिलेटेड चीज। एक चीनी यात्री है, 2 प्रसिद्ध चीनी यात्री इतिहास में आते हैं। एक हैनसांग, नाम सुने आप लोग? फाहियान, हैनसांग, और पहले हेनसांग आया था, फिर फाहियान। ये लोग ना आए थे भारत घूमने के लिए, उसके बाद ना घूमा तो फिर हैनसांग पढ़ाई भी किया हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पढ़ाई किया? वही बख्तियार खिलजी जिसको ध्वस्त कर दिया था, आया, पढ़ा, बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया और इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि वहाँ पर शिक्षक बन गया, वो पढ़ाने लगा वो।
नालंदा विश्वविद्यालय भारत का नहीं विश्व का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें हॉस्टल वाली व्यवस्था की गई थे। रीजन इसका पहले हम बताए थे आप लोग को, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था, और जब बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जा रहा था तो अशोक जो थे, सम्राट अशोक, ये विदेशों में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब किए। अमूमन श्रीलंका में अपने बेटे बेटी को भेज दिए और खुद ये भी जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, श्रीलंका, जितने भी आप विदेश में देखोगे बौद्ध धर्म के लोग हैं, मेन कारण कौन? सम्राट अशोक। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जहाँ से जिस धर्म का निर्माण हुआ वहाँ पर उस धर्म की कमी कैसे हो सकती है? कुछ तो कुछ समस्या आया होगा। आगे देखेंगे क्या समस्या था, है ना। इतिहास में यही समझने को मिलेगा क्यों घट गया जनसंख्या, क्योंकि आज आपको जैन धर्म बहुत कम मिलते हैं, बौद्ध धर्म अमूमन बौद्ध धर्म ज़्यादा है जैन धर्म से, क्योंकि आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं किसके बारे में बता रहा था? अंग महाजनपद के बारे में ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अंग महाजनपद में हेनसांग आया। कौन आया? हेनसांग आया और इस चंपा को चेम्पो कह के पुकारता था। उन लोग का भाषा नहीं होता है कैसे, तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। उन लोग को भाषा देखिएगा, चिंग चांग चुंग बोलता रहता है, मतलब कोई भी शब्द को सीधा नहीं बोल पाता है। उन लोग की लैंग्वेज ही वैसा चाइनीज है। तो उसको चंपा ना बोल के क्या बोला है, ये सवाल पूछा, चेम्पो चेम्पो। तो इसकी राजधानी जो चंपा है उसको क्या बोल रहा है? चेम्पो। तो ये चीज को, बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहीं पर कौन आए थे जी? चीनी यात्री हेनसांग। इनका एक किताब है बड़ा प्रसिद्ध, सा यू की। कई बार इस किताब का नाम पूछा, आगे फिर से जाकर पढ़ने, सा यू की। और एक फा यान है, फो क्यू की। किताब का नाम उन लोग का ऐसा सुनने में अजीब लग रहा है, हाँ, तो ऐसे नाम रखा हुआ है वो लोग हैं, अपना किताब का नाम यही रखा था। और इस किताब में पूरे भारत के इतिहास के बारे में जिक्र है, जहाँ जहाँ ये घूम रहा था भारत में उसके बारे में लिखा ये लोग। आप लोगों को पता नहीं होगा, भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए भारतीय जितना इंटरेस्टेड नहीं थे उतना विदेश के लोग थे। और आज पढ़े भी हैं तभी जाके विदेशों की किताब से साक्ष्य मिलता है कि भारत का इतिहास है। आपको बहुत कम ऐसे सुनने को मिलेगा या जानकारी मिलेगा स्रोतों से कि भारत के ऐसे कुछ इतिहासकारक जो भारत के इतिहास पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा विदेश के लोग भारत के इतिहास पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते थे। आगे जाके समझाएंगे, कुछ कुछ ऐसे आप लोगों को मिलेगा लेखक का नाम, बात समझ में आ रहा है? ये इतिहास में देखने को मिलता है। तो हेनसांग कौन थे? एक चीनी यात्री। और ये चंपा को क्या कह के पुकार रहे हैं? चंपा को चेम्पो कह के पुकार रहे थे, चेम्पो। चेम्पो कहते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि पूछा जाएगा कौन से एक चीनी यात्री या कौन से विदेशी लोग चंपा को चेम्पो कह के पुकारा था? कौन सा? हेनसांग था। कौन सा थे? हेनसांग था। ये दो छोटे छोटे चीज़ें थे जो हम लोगों ने देखा। अब एक बड़ा रूप चलेगा जो यही लगातार कई दिनों तक चलेगा, आगे पूरा मौर्य वंश, गुप्त वंश यही चलते रहेगा। मगध कौन चलेगा? अब अगला टॉपिक देना है, मगध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसको इरेज किया जाए। आइए मगध को समझते हैं। हो गया यहाँ तक? हेनसांग का किताब लिखना चाहो तो लिख दो बुक, सी यू की। सी ऐसे लिखना है, सी अलग लिखना है, यू लिखना है, की लिखना है, सी यू की। नालंदा विश्वविद्यालय में जाओगे खंजर में ना, आज भी बड़ा बेहतरीन है वो, पूरा एकदम मोटा मोटा दीवार बना है, इतना ठंडक रहता है ना वो। जैसे हमारा आपका घर बनेगा तो 5-10 इंची का बनता है, ये कितना इंची का है देखो, 5-5-10, हाँ 10 इंची का है। समझ में आता है कि नहीं? 5 इंची 10 इंची नहीं, ईंटा को ऐसे रख दोगे तो 5 इंची, उसको 2 को रख दोगे तो 10, तो 2 ही रखा जाएगा, 1 2
ऐसे, है ना। तो 10 इंची का यही दीवार बना रहता, 5 या 10 इंची का। वहाँ का देखोगे तो 20-30 इंची का है। यही कारण धूप लगेगा तो मतलब हीट पार नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा तो उतना आसानी से नहीं होगा। ये रीज़न है कि ठंडा बहुत ज़्यादा है उसमें जब जाओगे तो। बेहतरीन, और ऐसा बनाया है कि पूरा सूर्य उदय हो तो सीधे उन लोग रूम में ही आए, मतलब अलार्म सिस्टम ना, जगाना ना पड़े, उसमें एकदम बढ़िया है। बनाने वाला भी पहले के लोग, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, बहुत बेहतरीन लोग था। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे, वो लोग जो नली गली बनाया इतना बेहतरीन, इन लोग को बात करो नालंदा, और आज बना रहा है इंजीनियर, पुल टूट जा रहा है इतना मॉडर्न होने के बाद। रीजन यहाँ उसकी नहीं है, रीजन वहाँ बचाने की है, खूब पैसा बटोरने की है, कमी इसकी हो जा रही है ना। चलिए यहाँ देखते हैं मगध। मगध महाजनपद, बिहार। यही मगध महाजनपद है जो पुराणों से, या फिर कहेंगे हाँ पुराण या महाभारत जो है, पुराण और महाभारत की जो किताब है उससे एक जानकारी मिलती, बहुत कम जानकारी मिलता है कि सबसे पहला जो वंश आया, जैसे इससे पहले हमने जो बताया अंग और वज्र, कोई वंश इतिहास में था, कोई वंश लिखवाया मैंने, कोई राजा लिखवाया नहीं। तो आपको पता चलेगा पुराणों से। पुराण यानी एक संस्कृत का किताब है, ग्रंथ है, जिसमें आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो पुराणों और महाभारत की चीज़ों से पता चलता है कि भारत का सबसे प्राचीन जो वंश है बृहद्रथ वंश है। नाम सुने हो कभी? बृहद्रथ वंश। लेकिन इसका साक्ष्य बहुत ज़्यादा किताब और ग्रंथों से नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हर्यंक वंश। आपने नाम कहीं सुना होगा, हर्यंक वंश। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा भारत का सबसे प्राचीन वंश, बस इतना बोले तो हर्यंक वंश। लेकिन पुराणों से, महाभारत से जो साक्ष्य मिलने वाला सबसे पुराना वंश कौन सा होगा? बृहद्रथ वंश। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला वंश को मान जो रहा है, कौन सा वंश को मान रहा है? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ, बृहद्रथ ऐसे लिखेंगे, बृहद्रथ ऐसे लिखना, वंश। किस चीज से साक्ष्य मिला इसको? महाभारत एवं पुराणों से साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मिलता है। तो जब इतनी बातें भूली जाए कि महाभारत और पुराणों से साक्ष्य मिलने के आधार पर भारत का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। इस बृहद्रथ वंश अपनी राजधानी जो बना रहा है वो राजगृह को बनवाया। किसको बनाया जी? राजधानी, जो राजधानी बनवाया किसको बनवा रहा है? राजगृह को, राजगृह को बनवा रहा है। दूसरा, यहां पर देखा जाए तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे, इसको शुरू कौन कर रहा है? तो इन्हीं के नाम से है, जिनका नाम है राजा बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। तो यहां पर संस्थापक लिख लीजिएगा, पहले लिखिए संस्थापक। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक किसे कहेंगे? बृहद्रथ को। तो दो चीजें यहां से समझ में आई। सबसे पहला चीज, भारत का सबसे प्राचीन वंश की बात की जाए कौन से साक्ष्य के आधार पे? तो कौन है? बृहद्रथ वंश। राजधानी कहां बनाया? संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। दूसरा, ये पहले राजा था और योग्य था। पहला राजा कौन है? बृहद्रथ हो गया।
दूसरा अगला राजा जो आएगा, इसके बाद जो राजा आएगा उसका नाम याद रखना है जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। दूसरा राजा कौन है जी? जरासंध। बृहद्रथ वंश का दूसरा राजा कौन है? जरासंध। जरासंध। तीसरा राजा जो हो जाएगा सहदेव। लेकिन दूसरा राजा के बारे में थोड़ा सा समझो। यह एक योग्य शासक था। योग्य मतलब, योग्य का मतलब क्या है? इसके पास बल भी है, बुद्धि भी है, शस्त्र बल का भी ज्ञान है, युद्ध कैसे लड़ना है ये सभी चीजें इसको पता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? योग्य। ये कैसा शासक है? योग्य शासक है। जरासंध जो है ये अखाड़ा में बड़ा बढ़िया लड़ाई करता था। अखाड़ा, अखाड़ा समझते हो? जहां पहलवानी होती है। और राजगिरी में जाओगे तो आज भी इनके नाम से अखाड़ा उसको संरक्षित करके रखा गया है, आप देख सकते हो जाके। मतलब उतना साल पहले, लगभग 600 ईसा पर, मतलब लगभग 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400-500 साल की बात की पहले आ रही है। उस समय पहले तक इस अखाड़ा को अभी भी रखा गया जहां ये लड़ाई। तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। ये अखाड़ा में, ये अखाड़ा में, अखाड़ा लिखते हैं ना, अखाड़ा, अखाड़ा में लड़ाई लड़ते थे। तो इसे क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है और बन भी सकता है कि बृहद्रथ वंश का कौन सा शासक पहलवानी के लिए प्रसिद्ध था या फिर अखाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन हो जाएगा? जरासंध। और राजगीर में आज भी वो बनाया गया है अखाड़ा। राजगिरी में, कहाँ पर है? राजगिरी में आज भी उस अखाड़ा को रखा गया है संरक्षित। कभी जाने को मौका मिले तो जरूर वहाँ पर देखने का प्रयास करना। अगला शासक जो आएगा वो आता है तीसरा नंबर का, सहदेव। क्या नाम आएगा? सहदेव। सहदेव। और चौथा आपको ध्यान रखना है रिपुंजय। क्या ध्यान रखना है? रिपुंजय। ये सीक्वेंस चारों राजा का याद रखना है आपको। ये चारों राजा का सीक्वेंस याद रखना है। तो भारत का सबसे प्राचीन वंश की बात किया जाए महाभारत और पुराणों के साक्ष्य के आधार पे, तो हम लोगों ने देखा बृहद्रथ वंश। कौन सा देखा? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। तो कौन सा साक्ष्य? महाभारत और ये दो जिक्र करेगा तब ये उत्तर होगा। ये नहीं जिक्र करेगा तो हरियंक वंश, जिसके ऊपर अभी आएंगे। बात समझ में आया? राजधानी कहाँ बना रहा है? राजगिरी। राजधानी कहाँ बनाया? संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। अगला शासक कौन आया? अगला आया रिपुंजय। योग्य शासक जो माना जाता है, अखाड़ा में लड़ने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहला वंश समझ में आप लोग को, बट इसका साक्ष्य बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिलता है किसका? हरियंक वंश। इससे ज्यादा सवाल आते हैं। इसको इरेज किया जाए। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? मगध ही पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? मगध। इरेज किया जाए इसको। कोई डाउट यहाँ पर आप लोगों को? बताओ, कोई दिक्कत है? यस या नो बोल सकते हैं आप लोग। हो गया? तो नो इतना देर के बाद बोल रही है, सोच के। ये दिक्कत है कि नहीं? देखिए, अगला शासक देखोगे तो कौन आएगा? हरियंक वंश। कौन सा वंश? हरियंक वंश। ये हरियंक वंश का साक्ष्य जो है ना, बाकी बहुत ज्यादा ग्रंथों से मिलता है। ज्यादातर आप देखोगे ना बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैसे पीटक है, सूत्र पीटक वगैरह नाम सुने, बौद्ध ग्रंथ में है। पीटक, 3 पीटक है। तो बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों, बस इतना लिख लेना। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ
80 से और भी बाकी सभी ग्रंथों से इसका साक्ष्य मिलता है, इसका साक्ष्य मिलता है। ध्यान देना। तो सबसे अधिक जो आपको साक्ष्य मिलता है भारत का सबसे पहली वंश के बारे में, तो कौन सा? हर्यंक वंश। लगभग 544 ईसा पूर्व की बात हो रही है। कितना? मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी का मतलब 600 चल रहा है। 500 का प्लस करके तो 6ठी हो जाता है। आप लोगों को पता है ना, जैसे अभी हम लोग कौन सी सदी में जी रहे? 21वीं सदी। रीजन 2026 है, तो 2000 तो पार हो गया, 21वां साल है, मतलब वर्ष चल रहा है ना, 21वां सौ चल रहा है। इसी प्रकार 544 का मतलब 6ठी शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100 होता है, और 6 के बाद 2 जीरो तो 6ठी शताब्दी हो जाएगा, तो ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 544 BC, 544 ईसा पूर्व से चला। तो प्राचीन वंश में भारत का सबसे पहला वंश किसको माना जा रहा है? हर्यंक वंश को। किसको माना जा रहा है? बस इतना बोले कि बता भारत का सबसे पहला प्राचीन वंश कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? हर्यंक। और सबसे पहला भारत का राजा कौन था? राजा, ये पूछा गया सवाल है। तब पूछा जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन आ जाएगा? बिंबिसार। 2 नाम आता है, कंफ्यूजन के लिए याद रखिएगा। एक होता है बिंदुसार, एक होता है बिंबिसार। बिंदुसार आगे देखने को मिलेगा, बात समझ रहा है? ये कौन सा है? बिंबिसार। तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा जी? संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक बिंबिसार। संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। दूसरा देखा जाए, ये अपनी राजधानी कहां बना रहा है? ये अपनी राजधानी कहां बना रहा है? राजगृह। कहां बनाया? अच्छा, एक चीज देखिएगा, ये लोग अपनी राजधानी राजगृह क्यों बना रहा है? राजधानी का मतलब होता क्या है? कोई भी चीज राजधानी, जैसे बिहार की राजधानी पटना को ही क्यों? झारखंड की राजधानी रांची, रांची ही क्यों? राजधानी का मतलब ये होता है कि उस राज्य का सबसे विकसित सिटी या सबसे अधिक सुविधा उपलब्ध है वहीं पर है, इसलिए उसको राजधानी। जैसे बिहार का हाई कोर्ट वहीं पर, सचिवालय वहीं पर, बात समझ में आ रहा है? न्यायालय वहीं पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंत्री वगैरह का आवास वहीं पर, इसलिए उसको जो विकसित किया गया है और इसलिए वहाँ पर राजधानी बनाया गया है। थोड़ा सा वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा रहती है, जितना प्रशासन पुलिस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि राजधानी है। बात समझ में आ रहा है? इन लोग राजधानी बनाता था अपनी सुरक्षा को देखते हुए, कोई अन्य राजाएं हम पे युद्ध ना कर दे, और युद्ध करेगा तो सबसे पहले कहां पर कोशिश किसको करेगा लूटने के लिए? राजधानी ना। मेन उसका साम्राज्य कौन सा होगा? राजधानी। तो राजधानी राजगिरी बनाने का मेन कारण क्या है कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपको याद है राजगीर, विपुलगिरी, वैभवगिरी, याद आ रहा है सब? तो ये राजगिरी एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जब लोगों को आक्रमण करना होगा, युद्ध करना होगा, तो पहले क्या चाहिएगा? पहाड़। तो उस समय तो पता चल जाएगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती है। या फिर दूसरे आगे गेट से आएगा तो वहां तो सेना तैनात रहते हैं। तो अपने सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? राजगिरी को बना रहा है। आगे की ओर बढ़ोगे तो इसी हर्यक वंश का एक राजा कौन सा रहा है? बिंबिसार। ये बिंबिसार अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। यहां से 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां ध्यान देना। अगेन मैं बोल रहा हूं, प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन वंश हर्यक। सबसे पहला राजा भारत का सबसे प्राचीन में पहला राजा कौन सा बना है? इससे पहले कोई राजा नहीं है। आप उसकी बातें देखिए, अभी बृहद्रथ, जिसे बृहद्रथ राजा था, लेकिन उसका उतनी साक्ष्य नहीं मिलता है। आप हर एक किताब में किसके बारे में देखोगे? किसके बारे में देखोगे? हर्यक। किसके बारे में पढ़ोगे? बिंबिसार। लेकिन बहुत सारे कम किताब जो महाभारत और पुराणों में देखने को मिलेगा, बस क्या मिलेगा? बृहद्रथ। बस समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा क्वेश्चन किसे बनता है? हर्यक वंश से। आगे देखना, ये जो बिंबिसार है, मैं बस यहाँ एक करके लिखता हूँ, राजा एक एक करके। पहला राजा इसका कौन सा हो जा रहा है?
बिंबिसार। तो ये राजा एक योग्य था। कैसा राजा है जी ये? योग्य है। कोई राजा योग्य होगा तभी जाके अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। कोई राजा कमजोर होगा तो उसका साम्राज्य कम हो जाएगा। इतिहास में दो चीजें चलेगी, जब राजा अपने आप में क्या होगा, वीर होगा, योद्धा होगा, मजबूत होगा, सेना ज्यादा होगा, वो हमेशा प्रयास करेगा कि हम साम्राज्य को बढ़ाएं, और बढ़ाता भी है। जो राजा कमजोर होगा, जो शासक कमजोर होगा, बढ़ा हुआ साम्राज्य दूसरा राजा उस पर हावी हो जाएगा और उसके मतलब साम्राज्य को धीरे धीरे कम हो जाता है। ये दो चीज देखने को पूरा इतिहास में आपको मिलेगा। जब राजा योग्य आएगा तो साम्राज्य, और जैसे कमजोर हो जाएगा तो साम्राज्य कम हो जाएगा। बात समझ में आया चीजें आप लोग को? देखिए आगे चलते हैं। तो बिंबिसार एक योग्य राजा है और ये पहला राजा है हर्यंक वंश का। ये अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरीके से कर रहा है। पहला तरीका युद्ध करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा, कैसे रहा है, जाके दूसरे से युद्ध। अब युद्ध क्यों कर रहा है, मैंने कहानी पहले बताया। जो महाजनपद अलग अलग हैं, जो भी महाजनपद अलग अलग है बाबू, वो अलग अलग कहीं कहीं फिक्स है, अपना अपना साम्राज्य चला रहा है। कोई कोई राजा होगा वहां पर ना, हम तो बिहार का रेफरेंस देख रहे तो बिहार के इतिहास को समझेंगे। तो कोई कोई राजा वहां पर फिक्स हुआ है। तो जब एक महाजनपद का राजा एक योग्य हुआ है और उसके अंदर एक होड़ आ रहा है कि नहीं हम अपने साम्राज्य को क्या करें, बढ़ाएं, तो दूसरा का जमीन जीतेगा, छीनेगा, लड़ाई करेगा, यही करेगा ना। तब ये क्या करने जाएगा, युद्ध करने जाएगा। कहाँ, दूसरे राजाओं से। वो दूसरे राजा कहाँ बैठल है, किसी महाजनपद में। बस चाहे वज्जी हो, चाहे अंग हो, चाहे यूपी का हो, चाहे भारत के बाहर का, कहीं का भी हो सकता है। आगे आते आते आपको देखिएगा मगध जाके पूरा एक बड़ा साम्राज्य बनेगा, क्योंकि पूरे मगध को यही मिला, मतलब पूरा महाजनपद को यही मिला लेता है। कौन, मगध। अभी ना 16 अलग अलग देख रहे हो, आगे जाके पूरा क्या बनेगा, एक। और क्या बनेगा, अकेला मगध। अब पूरा दिन किसका, सम्राट अशोक। आप सुने होंगे 99 भाइयों को मारा हुआ है, सुने हैं ना। कुआं में डाल दिया, अधम कुआं एक है यहाँ पटना में, आज भी है वो कुआं, अगम कुआं करके नाम है उसका। आइए समझते इस चीजों को पहले। तो बिंबिसार अपनी साम्राज्य का विस्तार दो तरीके से, दो नीति। पहला युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा गया है, युद्ध की नीति, और दूसरा विवाह कर की नीति। मतलब विवाह कर रहा, दहेज में वही ले रहा है। सोचो, मतलब ऐसा दहेज आज की परंपरा नहीं है बाबू। दहेज कब की परंपरा है, प्राचीन काल से ही चल रहा है। बोले अधिनियम 1961 में दहेज प्रथा जो है, यहाँ पर अधिनियम जो दिया है 1961, दहेज प्रथा जो है विरोध पे है, जो कि पाप है, बताया गया है, इस पर कार्रवाई की जा सकती है। 1961 अधिनियम पॉलिटी में पढ़ोगे। लेकिन आज मानता कौन है, कोई मान रहा है? वो ऊपर अंदर अंदर कह रहा है कि लेवे करेंगे, ऊपर मनो से कहता है कि हम कहाँ मांगे, तू तो बेटी वाला वो अपने से दिया है, खुशी खुशी दिया है। हर समाज में तो यही है। सुने हो कि नहीं सुने आप लोग? खूब देखने को मिलता है। खूब मांगेगा, अच्छे से डील करके आएगा लड़की घर से, और समाज पता क्या कहता है, हम तो छोड़ दिए उसको, अब देखिए जितना खुशी खुशी देगा उतना रख लिया जाएगा, और ना भी दे उससे भी हम कर लेंगे। समाज में ऐसे कहता, लेकिन वहां पहले क्या करके आ गया, डील, और एक उससे कम हो गया तो विवाह नहीं होगा, बारात जब भी नहीं करेगा। हर समाज के हर घर का है। और लड़की लोग का क्या है कि भाभी का दहेज लेने में अच्छा लगता है, अपना दहेज में खराब लगता है कि नहीं बाबू? तो ऐसा होता है ना, भैया वाला दहेज वाला लेने में ठीक लगता है कि नहीं लगता है? ए महाराज भैया उतना पढ़ लिए बड़ा तो पैसा चले करी, तो फिर आप कहीं जा रहे हो तो फिर वो भी तो मांगेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आता? दोनों तरफ से ना अपना मेंटेन होना चाहिए ना। आप अपनी जैसे देख रहे हो उसको भी तो ऐसा देखो। चलो, ऐसा बहुत खराब चीज है दहेज। यहाँ देखो, 5 लाख 10 लाख रुपए से पूरा जीवन तो चलेगा नहीं। तो भाई तू उतना काबिल पहले ही बन जा कि उस लड़की वाले घर से 5-10 लाख मांगना ना पड़े। बात तो काबिलियत की है, बात तो पैसा की है। तो उतना कैपेबल होता, 10 लाख 20 लाख तो खुद कमा लेता, तो मुझे नहीं लग रहा कि सामने वाले से जिक्र करना पड़ेगा। बात तो कैपेबल की है, बात तो पैसे की है ना। किसी के पास पैसा है तो क्यों मांगे, क्यों कहें? फिर कहता है गहनवा तो देवे करेंगे। अलग अलग किस्सा हो जाता है, पता है कि नहीं आप लोग को? अभी आप लोग उस लाइन में नहीं हो, सामाजिक आओगे तो समझ में आएगा। देखो, बिंबिसार यानी योग के साथ। तो ये अपनी जो विस्तार कर रहा है साम्राज्य का दो तरीके से। साम्राज्य का विस्तार लिखना, साम्राज्य विस्तार। जो साम्राज्य का विस्तार करेगा, मेन इसका दो तरीका है। पहला
युद्ध नीति, कौन सी नीति? युद्ध नीति। दूसरा विवाह नीति। दूसरा कौन सी नीति? अब भाई युद्ध तो ठीक है, विवाह भी किया है, बताते हैं किससे किया है। विवाह नीति, ठीक है। पहला कौन सा नीति है और दूसरा विवाह। और ये एक ऐसा राजा था, यहाँ समझिएगा चीज़ों को। बिंबिसार एक ऐसा राजा था कि अपने यहाँ जो सेना रखता था एकदम वेल ट्रेंड रखता था। एक होता है कि नौसिखुआ रखना, धीरे धीरे सीख जाएगा। एक होता है पहले से वो ट्रेंड है, मतलब पहले पूरा तलवारबाजी जानता है, कौन आएगा तो काट देगा, उसमें ये नहीं कि नीचे जा रहा है वो ना। एक होता है कि नौसिखुआ धीरे धीरे रहता उसमें नहीं बोलता है कि लगा दा काम, धीरे धीरे रहता सीख जाएगा। एक होता है वो सीखल जा रहा है। तो इसका क्या था, मेन विस्तार का कारण एक ये भी बना कि अपना जो सेना रख रहा है ये कैसा रख रहा है? वेल ट्रेन। वेल ट्रेन का मतलब क्या होता है पता है? पहले से वो पूरा योग्य है, सेना भी सक्षम है, पूरा ट्रेनर है, उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता, कहीं युद्ध में जाए तो पछाड़ के आ जा रहा है। कौन रखा था? बिंबिसार। तो क्वेश्चन एक बनता है, प्राचीन वंश में कौन राजा अपने सेना में वेल ट्रेन रखता था? बिंबिसार। बात समझ रहा? क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो कि आप एक एक करके ध्यान दीजिएगा। देखो अब ये एक युद्ध की नीति से कर रहा है और विवाह की नीति से। विवाह की नीति से बोला जाए तो जो वैशाली था, अभी आपने देखा एक वज्जी, अरे वज्जी महाजनपद देखा अभी आपने, तो कहाँ है? वैशाली। यहाँ पर एक लिच्छवी गणराज, एक जगह का नाम है ऐसे, लिच्छवी गणराज, नाम सुने आप लोग? लिच्छवी गणराज्य। इसी लिच्छवी गणराज में एक राजा रहता था। एक राजा है जिनका नाम है नरेश चेतक। नरेश चेतक, राजा का क्या नाम है? यहां मैं ऊपर लिख दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नीचे थोड़ा सा जगह नहीं। नरेश चेतक एक राजा है, नरेश चेतक, और इन्हीं की वो बेटी है रानी चेलना। क्या नाम है? रानी चेलना। नाम एकक इधर हो सकता है, चलना, ठीक है। देखो अब यहां पर हुआ क्या, बात समझने का प्रयास करना। विवाह की नीति जो इनका है, कैसे बढ़ा रहा साम्राज्य का, एक वज्जी महाजनपद जो वैशाली में है, कहां पर है? अभी आपने देखा ना, और वहां एक साम्राज्य है जिसका नाम है लिच्छवी गणराज, और वहां का राजा नरेश चेतक, रानी चेलना, रानी चेलना। इसी रानी से कौन विवाह कर रहा है? कौन विवाह कर रहा है? किस मतलब कि लालच में या किस चीजों के लिए? अपने विस्तार कर रहा है। तो क्या विवाह नीति हुई? तो पहला क्या विवाह कर रहा है, कौन कर रहा है इसे जी? बिंबिसार। और बिंबिसार जब विवाह करेगा तो दहेज में किसको ले लेगा? दहेज में किसको ले रहा है? वज्जी को। तो क्या साम्राज्य का विस्तार हुआ? मगध। क्या पहला एगो मिला लिया? अरे पहला महाजनपद मिल गया कि नहीं मिल गया? तो देख रहे हो कैसा मिल रहा है। तो ये शांति वाला नीति है, कोनो लड़ाइयों नहीं किया, सीधा जाके लड़के से विवाह कर लिया, अब आप जो उसको दहेज में दे दिए। हो गया कि नहीं हो रहा? दूसरा एक और देखो, जितने राजा पहले होते थे ना, ये सब राजा योग्य जो होते थे, अपने पास एक फिजिशियन भी रखते थे, डॉक्टर, जिसको बोलते थे वैद्य। इतिहास पढ़ोगे उसको क्या बोलते थे? वैद्य। क्या बोलते थे? वैद्य। तो बिंबिसार भी रख लेता, जैसे बीमार उमार हो जाए, कोनो बीमार हो जाए तो अपना पर्सनल फिजिशियन रखने लगता था। तो ये वैद्य रखा हुआ था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। वैद्य का मतलब होता है फिजिशियन, जिसको बोलते हैं डॉक्टर। फिजिशियन यानी डॉक्टर, ठीक है। किस डॉक्टर को रखा था? इसको मैं इरेज करूं, यहां पर आगे लिखूं। देखिए यहां तो समझ में आ गया आप लोग को, यहां तक। तो एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन रखता था, जिसका नाम था जीवक।
क्या नाम है, क्या नाम है इसका? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वंश का राजा बिंबिसार अपने जो फिजिशियन को रखता था वो कौन होता था? जीवक। क्या नाम है? जीवक। और इसी जीवक को भेजता है मध्य प्रदेश कौन? बिंबिसार। क्यों भेज रहा है समझो। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। अपने मैंने लिखा है मध्य प्रदेश में एक, जिसका नाम है अवंती। क्या नाम है? वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आपको उज्जैन पढ़ा है, याद आ रहा है आप लोगों को? उज्जैन, वहाँ एक नदी है क्षिप्रा नदी। अरे वहीं कुंभ का मेला लगता है, याद है आप लोग को? तो उज्जैन में ही एक ये है अवंती, एक जगह है। क्या नाम है उसका? अवंती। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के। और यहाँ का राजा जो है चंद्रप्रदोत। हर महाजनपद में एक राजा होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नहीं? उसको चलाएगा ना। यहाँ का राजा क्या नाम है? और यहाँ का राजा कौन है? चंद्रप्रदोत राजा। काफी दिनों से ये बीमार रह रहा है। काफी दिनों से क्या रह रहा है? तो अवंती का राजा चंद्रप्रदोत काफी दिनों से क्या रह रहा है? ये बीमार है। इसका फिजिशियन इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। तो ये मदद मांगता है किससे? मगध के राजा बिंबिसार से कि मैं काफी दिनों से बीमार हूं, हमें अपने जीवक को भेजिए, क्योंकि नहीं तो मैं ज्यादा दिन तक जीवन जी नहीं पाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो भेजता है ये, कहता है उसके बदले में जो चाहिए मैं आपको धन दौलत जो भी चाहिए दूंगा। तो किसको भेज रहा है? जीवक अपने वैद्य को भेजा। और जीवक थोड़ा सा योग्य भी डॉक्टर था, काबिल भी था, समझदार, जानता भी था चीजों को, तभी तो उसको मदद मांगा इससे। नहीं होता तो कहीं नहीं मांगता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गया और यही जीवक इसको क्या कर दिया है? ठीक कर दिया। क्या कर दिया? ठीक कर दिया। और ठीक नहीं करेगा तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? अरे मूवी में जब हीरो मतलब हीरोइन को कब्जा करेगा तभी तो हीरो आएगा। देखो ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर हीरो मरिए जाएगा शुरू में, तो फिर मूवी में आगे मजा नहीं आने वाला है। पिटाएगा हीरो, तक एगो गोली पे जिंदा रहता है, लेकिन वही विलन एगो गोली पे मर जा रहा है। रीजन अरे हीरो को नहीं मरवाना है अभी, क्योंकि पूरे 2 घंटा का मूवी है, उसको बरकरार, भले लास्ट में तनी सा घायल हो जाए तो पार्ट 2 आएगा, वो अलग बात है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और जब जब लड़ाई दराई होगा तो देखना एकदम आंधी उंधी ला देता है, एकदम हवा पंखा से। देखे हो कि नहीं आप लोग कभी? और जब नीचे गिरेगा ना तो धीरे धीरे देखना होगा, पहले उठता है ना कैसे, तो इधर एकदम सॉन्ग चलने लगेगा, भक्ति सुने हो, एकदम भक्ति सॉन्ग चलेगा ऐसे। और उसे उधर से उसका माँ चिल्ला रही होगी हीरो का, बेटा उठ, ऐसे चिल्लाती है। अरे हकीकत नहीं होता है जी, मैं कहानी बता, ये रियलिटी आप लोग कभी देख लेंगे ना मूवी कैसे बनता है, आप देखोगे नहीं। एक शूटिंग को ना, एक मतलब कि 1 मिनट का शूटिंग को कई घंटा लगता है। ये कैमरा वो कैमरा, वहाँ यहाँ, कहेंगे अरे इसको इतना कर रहा है, उसको बाद हमको दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और कभी भी जब नीचे हीरो गिरा हुआ है, लास्ट में खूब पिटाया, खून बह रहा है, तो शुरू में देखना उसके मुंह के सामने थोड़ा सा धीरे धीरे धुआं नहीं आता है, देखना उठेगा। देखिए कभी कभी पहले मुंह से थोड़ा सांस जैसा आएगा, तो अब सीधे उठेगा, तब मारना स्टार्ट करता है। और जब जब खून खराबा होगा, जब जब लड़ाई बहुत ज़्यादा होगा, जब जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, तब टीवी में देखते तो प्रचार आता है। जब बहुत खून खराब हो गया तब उसके बाद प्रचार आएगा। और दूसरा, जब बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई हो गया या फिर इमोशंस वाला आ गया तब प्रचार आएगा, नहीं तो उसका ऑडियंस रोने लगेगा ना। आप लोग देख रही हैं, भावुक हो जाएंगे तो देखेगा कौन? दिखाना भी तो है। अरे आप लोग नहीं जानती, वो बिजनेस माइंड है उसका। आप भावुक हो जाएंगे तो देखिएगा नहीं, कई बार नहीं खूब मार काट हो जाता है तो लोग भावुक हो जाते हैं, नहीं आगे देखता है लोग। समझ में आ रहा कि नहीं है? मूवी कभी हकीकत से देख लो कैसे बन रहा है ना, शूटिंग वूटिंग नहीं देखोगे आप लोग। महाराज जी तो ऐसे बना रहा है जी, इतना करके कौन देखेगा? ऐसे तो आप लोग सीरियल देखती हैं, सीरियल नहीं देखते हैं? देखा करो। तो सीरियल इसीलिए देखती हो क्योंकि उसमें महिलाओं को बड़ा वरीयता दिया जाता है, पुरुषों को नीचे दिखा दिया जाता है कि पुरुष मने नीचे। हुकुम चलाते रहते हैं ना महिला लोग सीरियल, पता है कि नहीं आप लोगों को? सीरियल लड़कियां इसीलिए देख रही है क्योंकि सीरियल में
लड़कियां लोग जो है उसमें महिलाएं लोग, मोहतरमा लोग पुरुषों पे हुक्म चलाती हैं और दिन भर घरे बैठेगी और सजते रहेगी। वो कमा के लाएगा, अपना चलावा चलाती है, उन लोग को वही अच्छा लगता है इसलिए वो देखती रहती है। यही रीजन है। और मूवी में क्या होता है, हीरो को बड़ा दिखाया गया, देखना कभी भी किसको दिखाया गया है, हीरो को। और सीरियल में किसको बड़ा दिखाया गया है, हाँ? महिला को। यह हकीकत है। आप लोग खाली किताबी नॉलेज में है, किसी चीज को देख रहे हो तो उसको सेंस समझो, क्या है उसके पीछे का रीजंस, ये सभी चीजें चल रहा है। तो हम लोग फिजिशियन वैद्य जीवक गया, उसको ठीक किया। आप समझो, यहाँ पर थोड़ा सा हंसा रहे थे वैसे। तो जीवक जो गया यहाँ पर चंद्र प्रद्योत को ठीक किया, तो अब बहुत खुश हुआ ये, भाई किसी का जान बचा दिया, वो जिंदा रह गया। तो अब साम्राज्य का हम जिंदा ये है, तो अपने साम्राज्य को किसको दे दिया, कौन ले लिया जी, तो 2 मिला दिया। पहले किसको मिलाया, वज्जी, अरे पहले किसको मिलाया है, और दूसरा। तो आपको बात समझ में आई कैसे कैसे ये साम्राज्य को विस्तार हो रहा है। अभी युद्ध कहीं नहीं किया है, ये युद्ध किया है, एगो विवाह करके मिला लिया है, एगो मदद करके कर लिया है। समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलो, जब अगला शासक आएगा, अगला इसके बारे में इतना याद रखना, अगला शासक आएगा तो नाम आएगा अजात शत्रु। क्या नाम है, नाम सुने आप लोग इस, हाँ। वो लोग पता नहीं अपने अंदर रहता है ना, क्यों मारेगा मैं भी बता रहा हूँ। अपने अंदर रहता है, हो रहता है कि हम राजा बने, चाहे बेटा हो, चाहे मामा हो, चाहे कोई हो, उसके अंदर क्या रह रहा है, हम राजा बने, चाहे कोई भी हो। इसको इरेज किया जाए, दूसरा राजा देखा जाए। देख, पहला आपको समझ में आया, लिख ली थी ना। दूसरी राजा की हम बात करें, दूसरा जो शासक आ रहा है, क्या नाम आया, अजात शत्रु। अजात शत्रु या अजात शत्रु, आजाद होता है ना, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ये किसका बेटा था, बिंबिसार का पुत्र था। लिख लो एक, यह बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। अब देखो हुआ क्या, जब बिंबिसार राजा हुआ था, हाँ जा रहे हैं, ठीक। जब बिंबिसार, आप ही जाना है, चलो। तो जब बिंबिसार क्या हुआ है, राजा था, तो उस समय जब राजा हुआ करता था तो वो लंबे समय तक राजा रहने का प्रयास रहा उसका, लंबे समय तक रहा। उसमें हुआ क्या, जब उनका बेटा हुआ वो भी आगे बढ़ता गया, विवाह हुआ उसका, तब उसके मन में आया कि हम कब तक ऐसे बेटा बन के रहेंगे, वो तो बूढ़ा हो गए हैं, राजा हमको तो बनने का मौका मिले। और दूसरा ये होता था कि जब विवाह हो जाता था तो महिलाएं लोग कान भरती थी, आप कब तक बेटा बन के रहिएगा, आपको भी तो राजा बनना चाहिए। तो रोज रोज कान भर रही है, कान भरने का मतलब सिखा रही है उसको, चढ़ा बढ़ा रही है लोग। तो अजात शत्रु को चढ़ा बढ़ाने के बाद एक बार ऐसी घटित घटना में सोचा जा रहा है कि क्यों नहीं उस पिता को ही मार दिया जाए। तो अजात शत्रु क्या कर दिया, अपने पिता को ही हत्या कर दिया, मात्र किस लिए, राजा बनने के लिए। किस लिए एक बार मार दिया है, राजा बनने के लिए। ये सब कौन करवा रही है, देखो यहाँ पर। तो अजात शत्रु किसकी हत्या कर दे रहा है, बताओ, बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया है, अजात शत्रु। कौन कर दिया है, अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या है, अजात शत्रु कर दिया है। दूसरा समझना है अपन, इसलिए इसी अजात शत्रु को कुणिक भी कहते हैं, पितृहीनता। कुणिक जो पिता को मार देता है ना, तो पिता का जो मर्डर करने वाला या फिर मारने वाले को पितृहीनता कहते हैं। लिख लेना यहाँ बगल में। इसलिए अजात शत्रु को क्या बोलते हैं जी, पितृहीनता। अच्छा, ये सब का नोट्स आपको चला जाएगा कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये चीज़ों को समझना अच्छे से, वो नोट्स जाएगा। तो बिंबिसार की हत्या करने वाला कौन है, अजात शत्रु। इसलिए इसको कुणिक या पितृहीनता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुणिक या पितृहीनता। कुणिक या फिर क्या बोलते हैं इसको,
हंता या हिंता ऐसे बोलते हैं ना, पितृहंता या हिंता। देखो यहाँ पर अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जब बिंबिसार को मार दिया, यहाँ समझिएगा, जो इसकी माता श्री थी रानी चेलना, कहाँ की रहने वाली थी? वैशाली माने वज्जी महाजनपद के। वो कहने लगी जब एक बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, जब एक बेटा अपने बाप का नहीं हो रहा है तो एक साम्राज्य का कैसे हो सकता है? ये वज्जी साम्राज्य का कैसे होगा? वो तो उसका पिता था। जब पिता ही को मार दिया तो ये जो वज्जी साम्राज्य मिला है उसको कैसे चला सकता है, आगे बढ़ा सकता है? इस कारण से जो वज्जी साम्राज्य है, जो वज्जी है, यहां ध्यान से सुनिएगा, जो वज्जी महाजनपद है, ये धीरे धीरे क्या होने लगा? अलग। क्या होने लगा? किससे? किससे अलग होने लगा जी? मगध से। बिल्कुल भी सही बात है। जब भाई अजातशत्रु अपने पिता का नहीं हुआ तो एक मतलब महाजनपद का कैसे हो सकता है, साम्राज्य का कैसे हो सकता है? इसलिए क्या होने लगा? अलग। इसी कारण से अजातशत्रु पिछले मतलब कि लगभग 15 से 20 वर्षों तक इसी में अपना प्रयास करते रहा कि उसको फिर से दोबारा मिलाया जाए। किसको? वज्जी को। इस कारण से जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु क्या कर रहा है? 15 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 15 वर्षों तक प्रयास करता रहा है कि फिर से दोबारा किसको मिलाया जाए? वज्जी को। और इस बार बात से नहीं मिलाएगा, अब कैसे मिलाएगा? युद्ध से। और उस युद्ध करेगा, और युद्ध में 2 हथियार का इस्तेमाल करता है। जो हथियार पूछा जाता है, एक होता है रथ मूसल, एक होता है महाशिला कंटक। एक होता है रथ मूसल, एक होता है रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। एक होगा रथ मूसल, एक होता है महाशिला कंटक। यह हथियार है, हथियार। इस 2 हथियारों से लगातार 15 वर्षों के बाद अमूमन ये फाइनली क्या कर लिया है? फिर से इस वज्जी को किसमें मिला लिया? मगध में। वज्जी को मगध में मिला लिया है। तो इस बार प्रेम से मिलाया है, युद्ध से मिलाया। किसे मिला रहा है? अरे ये 2 हथियार का यूज किया है तो प्रेम व्यवहार से मिला रहा है, अपने ताकत और युद्ध से मिला रहा है। तो ये हथियार पूछा जाता है रथ मूसल और महाशिला कंटक। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखा है? उसमें देखो एक रथ होता है, भलाल देव, उस रथ में वो पीछे से चक्री चलते रहता है, हथियार वो चक्री है, और सामने से जो वो हथियार फेंका जाता है, फेंका रहा था, वही एक हथियार का नाम है रथ मूसल और महाशिला कंटक। वैसा ही हथियार पहले यूज होता था, बताया गया इतिहास में कि जो बाहुबली में ऐसे यूज हो रहा है उस मूवी में वैसा ही हथियार इसके पास था, जिसके बल पे ये क्या किया है? वज्जी को फिर से दोबारा मिला लिया है। आपको अजातशत्रु के बारे में इतना ध्यान देना है। अच्छा, अजातशत्रु आपको एक जगह और मिलेगा। जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, जो कि यूपी में है, 483 ईसा पूर्व, कब हुआ? 400। और उस स्थिति को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु होंगे वो एक प्राप्त कर लेंगे अपने किसी चीजों का लेकर, क्या भी मैंने बताया, मोक्ष की प्राप्त कर लेंगे। तो उनको जब भिक्षु होंगे और मोक्ष की प्राप्त कर लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। क्या बोलते हैं? और ये महात्मा बुद्ध जी थे, इसलिए इसको क्या बोला गया है? समझा ना, महानिर्वाण बोला जाता है। तो उनका जब मृत्यु हुआ तो उस समय के कुछ राजा थे और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी लिया कि नहीं, अब हम लोग जो महात्मा बुद्ध जी जाकर बौद्ध भिक्षु लोग को या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो तो अब नहीं रहे, करने वाला कौन? तो अब हम लोग उसके संरक्षक बन के अब बौद्ध धर्म का क्या करवाएंगे? प्रचार प्रसार करवाएंगे। तो अजातशत्रु उसमें था राजा। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है,
कुल 4 ऐसी बौद्ध संगीति हुई। संगीति का मतलब जैसे आज वर्तमान में एक बड़े लेवल पे पूजा पाठ होता है, बैठ के क्या होता है, एक माहौल पूजा पाठ होती है, जैसे कुंभ उम्भ होता है ना, देखते हो, वैसे 4 वो संगीति हुई जिसमें कुछ राजा थे, कुछ पुरोहित थे, कुछ पंडित को बुलाया गया और उसमें क्या करवाया जा रहा है, इसके बारे में प्रचार प्रसार की बात हो रही है। 4 कितना हुआ है, 4। इसे बार बार क्वेश्चन आता है, इसको इरेज किया जाए। चलो देखो, ये चारों संगीति को हम लोग देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। तो कितनी बौद्ध संगीति हुई है, 4 बौद्ध संगीति हुई है। पहली बौद्ध संगीति, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां, बौद्ध संगीति कितने हुआ है जी, 4। कब के बाद हुआ है, 483 BC, उनकी मृत्यु के बाद। पहली हुआ है 483 BC में, कब हुआ है, हाँ। दूसरा हुआ है 383 BC में। तीसरा हुआ है 250 BC में। चौथा हुआ है 72 AD यानी ईस्वी में। पूछता क्या है सुनिएगा, पहले बोलेगा पहली बौद्ध संगीति में राजा कौन था। राजा क्या करेगा, संरक्षण के रूप में काम करेगा, मतलब उसको सुरक्षा देगा, इस बौद्ध संगीति को कोई खराब आने मतलब कर ना पाए। कोई करता है तो उसके लिए संरक्षण कौन दे रहा है, राजा। तो पहली बौद्ध संगीति में आपको देखने को मिलेगा अजात शत्रु, यही अजात शत्रु जिसके बारे में बात की जा रही है। अजात कौन है, अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो एक राजा होगा, ये कौन है, ये राजा अजात शत्रु। कौन हो जाएगा, अजात शत्रु, अजात शत्रु। एक कॉलम हम यहां बना दें, यहां लिख देते हैं। आप लोग में जगह होगा ना तो इसके बाद ही लिख लीजिएगा, जगह होगा इसलिए, क्योंकि ये जगह प्लेस पूछता है। क्या पूछेगा, जगह। तो मैं यहाँ जगह लिख रहा हूँ, कहाँ पर हुआ था बौद्ध संगीति, और यहाँ मैं लिख दूंगा पुरोहित, कौन, पंडित जी थे, पुरोहित, है ना। आप में जगह होगा तो पहले ये ईयर, राजा, जगह, प्लेस, उसके बाद पुरोहित देना है ना। यहाँ ध्यान दो। तो पहला राजा कौन था, अजात शत्रु। कौन राजा है, अजात शत्रु। राजधानी कहाँ बना है इसका, राजगिरी। नहीं लिखवाए थे क्या इसका राजा, लिखवाया है ना। अजात शत्रु अपना राजधानी कहाँ बनाया है, बिंबिसार अपना राजधानी राजगिरी बनाया, तो अजात शत्रु भी कहाँ बनाया था, राजगिरी ही रखा था, बदला नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपनी राजधानी में ही करवाया, कहाँ पर, राजगिरी में। कहाँ हो रहा है बाबू, राजगिरी में। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, कब हुआ, 483 BC। राजा कौन था, देखो पुरोहित यानी पंडित जी कौन थे, महाकश्यप। क्या बोलते हैं इसको, महाकश्यप, महाकश्यप। पूरा देखभाल जो करेंगे कौन होंगे, पुरोहित जी होंगे, पंडित जी होंगे, महाकश्यप। 3 चीज इसमें याद रखना है। राजा कौन था, अजात, जगह, पुरोहित, महाकश्यप। दूसरा देखा जाए 300 साल के बाद हो रहा है फिर से, देखो 100 साल के बाद फिर से बौद्ध संगीति किया जा रहा है। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ उस समय जो राजा बना कालाशोक, क्या नाम है, नाम सुने हो कालाशोक का, काकवर्ण भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, काकवर्ण, नाम है कालाशोक। आगे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कालाशोक, क्या बोलते हैं इसको, कालाशोक। जगह बोला जाए वैशाली, जगह बोला जाए वैशाली। कहां पर हो रहा है दूसरी बौद्ध संगीति, वैशाली में। कहां पर होगा, वैशाली में होगा। पुरोहित कौन होंगे, साबक मीर। क्या बोलेंगे, साबक मीर। पुरोहित कौन होंगे जी, साबक मीर। कौन होंगे, साबक मीर। पुरोहित कौन है, साबक मीर। ये सब पूछा जाता है बाबू, राजा, पुरोहित, जगह,
ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तीसरा देखोगे, तीसरा राजा कौन होगा? अशोक। तीसरा राजा 250 ईस्वी में कौन आ जा रहा है? ईसापुर में सम्राट अशोक। कौन आएगा जी? अशोक। ये कहाँ करवाएगा? पाटलिपुत्र। कहाँ करवाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में करवाएगा। पाटलिपुत्र में करवाएगा। इस समय का यहाँ का पुरोहित कौन होगा जी? पुरोहित मोगलीपुतिस। क्या बोलेंगे? मोगलीपुतिस। मोगलीपुतिस कहेंगे। मोगलीपुतिस। तीसरा जो होगा बौद्ध संगीति कहाँ हो रहा है? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ? पाटली। राजा कौन था? अशोक। राजा कौन है? उसके बाद वहां पुरोहित कौन है? उसको ढक कह दी हो, मार देगे पीछे से वो ना जी। देखो यहाँ पर मोगलीपुतिस कौन हो जाएंगे? मोगलीपुतिस। चौथा बौद्ध संगीति हो रहा है यहाँ पर अशोक द्वितीय यानी कनिष्क का नाम आता है। किसका नाम आएगा? कनिष्क। और इसी को बोलते हैं अशोक द्वितीय भी। क्या बोलते हैं इसको? अशोक द्वितीय। अशोक द्वितीय भी लिखा रहेगा, दो नाम आता है। तो चौथी जो बौद्ध संगीति हो रही है किसके समय हो रहा है? उस समय राजा कौन बना है? यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं? जगह याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में हो रहा है जिसका नाम है कुंडल वन। क्या नाम है? कुंडल वन। क्या नाम है इसका? ये कहाँ पड़ता है जी? कश्मीर। कहाँ पड़ता है ये? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके समय के पुरोहित जो थे कौन होंगे पुरोहित? वसुमित्र एगो अश्वघोष। एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति है जिसमें उपाध्यक्ष भी देखने को मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे? वसुमित्र। ये क्या थे? अध्यक्ष। ये सब अध्यक्ष ही हैं। ये क्या थे? अध्यक्ष। और एक होगा अश्वघोष, जिसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको? उपाध्यक्ष बोलते हैं। अच्छा, एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति जिसमें अध्यक्ष और दोनों, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अध्यक्ष कौन रहे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन रहे? ये चार ऐसी बौद्ध संगीति थी जो बार बार सवाल आते रहता है। इससे बार बार सवाल आएंगे।